तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हिमरोज मिल्की आईएएस एकेडमी में। हम लोगों ने मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से प्राचीन इतिहास के अध्ययन को कंटिन्यू किया हुआ है और अभी हम लोग अध्ययन सामग्रियों पे डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पुरातत्विक अध्ययन सामग्री का विश्लेषण किया। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को कि हमें इस बात की जानकारी पूरी तरीके से है कि ये जो क्लास जारी है ये सबके लिए नहीं, ये सीमित लोग यहाँ पे जुड़ पा रहे हैं, सब लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीज़न ये है, एक तो मैंने बताया कि ये क्लास है इतिहास ऑप्शनल के लेवल की, इस वजह से जीएस के बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़ना नहीं चाह रहे हैं या इसको पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, जबकि उन्हें यह नहीं पता है कि आपको ये क्लास कहाँ तक पहुँचा सकती है। ये अलग चीज़ है कि कोई भी बंदा, इतिहास एक ऐसा विषय है कि जिसे जीएस और ऑप्शनल के तौर पे हम बहुत स्पष्ट तौर पे डिवाइड नहीं कर सकते। आपको पढ़ना है। जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं यूपीएससी में, आप देखेंगे कि ऑप्शनल के क्वेश्चन जीएस में, जीएस क्वेश्चन ऑप्शनल में पूछे जा रहे हैं। क्योंकि एक इंडिविजुअल जो स्टूडेंट होता है, छात्र होता है, जिसका ऑप्शनल इतिहास नहीं है, तो इतना कैपेबल नहीं होता है कि वो फिर 40,000 रुपये दे करके फीस जा करके इतिहास ऑप्शनल पढ़े, सिर्फ इसलिए इतिहास पे उसकी मजबूत पकड़ो। तो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतिहास को पढ़ता है। लेकिन मैं बता दूं, यह बात नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कि इतिहास सिर्फ जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के बाद भी आप जीएस के ही सभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। उसके लिए आपको डीप अध्ययन तो करना होगा। कोचिंग करिए न करिए, क्योंकि जाहिर सी बात है सबके पास इतने पैसे नहीं कि वो जाकर के 40,000 देकर के ऑप्शनल पढ़े। हालांकि ये चीजें हर विषय पर लागू नहीं होती। जैसे ज्योग्राफी जीएस के लिए पढ़ने के लिए हमें जीएस ऑप्शनल करने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी जीएस में पढ़ेंगे कंप्लीट हो जाएगा, पॉलिटी पढ़ेंगे जीएस में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। साइंस और बाकी जो सब्जेक्ट रहे हैं वो आप जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे हो जाएंगे। लेकिन इतिहास के जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा डीप आता है। शुरू से ही न जाने क्यों आयोग का ऐसा मानना रहा होगा, जो भी रहा है, शुरू से ये चीजें देखी जा रही है और बहुत पहले से देखी जा रही है कि इतिहास के जो क्वेश्चन है वो ओवरलैप करते हैं। कभी जीएस के क्वेश्चन ऑप्शनल में, तो ऑप्शनल के क्वेश्चन जीएस में, और सिर्फ जीएस के लिए पढ़ करके आप जीएस के ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ऑप्शनल की तो बातें छोड़ दीजिए। इस वजह से इतिहास एक डीप स्टडी की डिमांड करता है कि थोड़ा गहरी या गहराई के साथ चीजों को समझिए। थोड़ा गहरी जो है कि आपका सोच या समझ गहरी होनी चाहिए इतिहास को लेकर के। तो इन सब चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। इस वजह से बहुत सारे जीएस के लोग लगता है ऑप्शनल के छोड़ देते हैं। एक्चुअल में आप पढ़ के तो देखिए, अगर आप इतिहास को आप पढ़ते हैं तो आप कहाँ होंगे इतिहास में, आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि हम कहाँ पहुंच जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। जिनका ऑप्शनल है उनके लिए तो आप पढ़ना ही पढ़ना है, फिर उनके लिए कोई विकल्प नहीं। लेकिन जीएस वालों के लिए विकल्प है, आप पढ़िए, उस लेवल तक जाइए और वो क्वेश्चन सॉल्व करके आइए जो ऑप्शनल वाले सॉल्व करते हैं। अगर आप और मेहनत करते हैं, आपकी समझ बढ़ती है क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर, तो आप ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे जिसे ऑप्शनल वाले भी छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास भी ढेर सारा बर्डन होता है। तो आपका एक तो चॉइस होना चाहिए इतिहास को लेकर। सिर्फ इतिहास विषय की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ। बाकी विषयों पर यह फार्मूला मत लागू कर दीजिएगा कि हमें अगर पॉलिटी पढ़ना है जीएस के लिए तो हम पॉलिटी चल के ऑप्शनल कर लें, नहीं लागू होगा फार्मूला। इतिहास विषय पे ये फार्मूला पूरी तरीके से लागू हो जाता है, क्योंकि लगभग पूरा सिलेबस लगभग सेम है, कुछ अंतर नहीं है। पूरा इतिहास आपको ऐसे भी पढ़ना है, चाहे प्री में पढ़िए जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे मेंस में पढ़िए जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन में आपको एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न और वर्ल्ड पढ़ना है। जीएस में भी आपको एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न और वर्ल्ड पढ़ना ही पढ़ना है। तो जितना बेहतरीन समझ होगा उतनी बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। और ये जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ इतिहास के लिए ये फार्मूला है, ध्यान रखिए। एक समय ऐसा होता था जब इतिहास में सबसे ज्यादा स्टूडेंट होते थे। जब प्रीवियस एग्जाम, जब पहले जो एग्जाम होते थे, तो जो प्रारंभिक परीक्षा होता था, प्रीलिमिनरी एग्जाम, उसमें जब ऑप्शनल एक विषय होता था तो उसमें आपको कम से कम 70% बच्चे हिस्ट्री के मिल जाते थे, 70% बच्चे, और सबसे ज्यादा बच्चे क्वालिफाई करते थे इतिहास में। और वही बच्चे जाकर के ऑप्शनल मेंस में भी हिस्ट्री रखते थे। और यही वजह था कि इतिहास का रिजल्ट बहुत ही शानदार होता था, एक दौर था। बाद में चल करके प्रारंभिक परीक्षा में ऑप्शनल हट गया, सीसेट वगैरह आ गया, तो इससे थोड़ा सा रिजल्ट प्रभावित हुआ। और कई सारे लोग जिनका ऑप्शनल बहुत स्ट्रांग रहा, इतिहास में तैयार रहा, उनका प्री ही नहीं निकला। बाद में चल करके कई सारे आप देखते हैं कि स्टेट पीसीएस में इतिहास या बाकी जो ऑप्शनल जो विषय है, ऑप्शनल सब्जेक्ट को ही समाप्त कर दिया गया। तो ये परंपरा तो चलती रही, लेकिन जीएस के तौर पे अभी भी इतिहास का एक महत्वपूर्ण रोल है, पूरा पढ़ना ही होता है। तो आप अगर नहीं चीजों को समझ पा रहे हैं तो पढ़ते चलिए, देखिए, समझिए, आपका बुद्धि खुलेगा। आप क्लास मत ज्वाइन करिए, आप पेड ग्रुप मत ज्वाइन करिए ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो चीजें यहाँ पे आपको पब्लिकली मिल रही है उसे आप डाइजेस्ट तो करिए, पढ़ते तो जाइए, समझिए। तो अगर आपको लगेगा कि मजा आ रहा है, चीजें आ रही है, तो फिर आपका मन करेगा तो आप आगे बढ़िए, क्लास ज्वाइन करिए, कि नहीं तो मत ज्वाइन करिए। कोई जबरदस्ती तो कोई कर नहीं रहा। ये चीजें हैं आपको सिर्फ खोलने के लिए, आपकी आंखें। जो क्लासेस आप जाकर के ऑफलाइन में जो करते होंगे, वहां
क्या चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, कैसे पढ़ाई जा रही हैं, आईएएस और पीसीएस के नाम पे आपसे एक मोटी रकम वसूली जा रही है, किस प्रकार से चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप उन चीज़ों को भी थोड़ा सा समझिए, फिर एक सही दिशा में अध्ययन करिए। तो देखिए पिछले लेक्चर में ही मैंने बताया कि अच्छा एक चीज़ तो मैं ये बता दिया, दूसरी चीज़ ये बता दिया कि चूंकि ये क्लासेस पूरा सिविल सर्विसेज के पर्पज से चल रहा है, तो एक जो ऑडियंस है, बड़ा जो दर्शक है, वो वनडे एग्जाम का जो छात्र हैं वो कट जाते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि उन्हें लगता है कि पूरी तरीके से सिविल सर्विसेज की, लेकिन ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो इन फ्यूचर चाहते हैं कि हम सिलेक्ट होने के बाद किसी वनडे एग्जाम में हमें आईएएस या पीसीएस या सिविल सर्विसेज में जाना है, तो उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण। मेरे जितने भी लेक्चर हैं जो भी पेड ग्रुप क्लासेज हैं उनके लिए रामबाण है, क्योंकि मैं बहुत लंबा लेक्चर देता हूं। अगर आप मेरे सारे विषय को ज्वाइन करते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, तो इसी में लगभग आपको 1000 से ज़्यादा क्लासेस मिल जाएंगी, 1000 से ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 40 मिनट, 35 मिनट, अलग अलग वैरायटीज़ की क्लासेज हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। अगर इतना आप पढ़ जाते हैं, जो नोट्स में देता हूँ, जो नोट्स में बनवाता हूँ, अगर उस नोट्स को आप डाइजेस्ट कर जाते हैं, पढ़ जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई नहीं रोक पाएगा। नोट्स आपको डाइजेस्ट करना होगा, जो मैं बनवाता हूँ वो मेहनत करना होगा मेरे साथ। मैं पीडीएफ बहुत ज्यादा इसलिए नहीं देता क्योंकि पीडीएफ चीजें इकट्ठा होते जाती है, कलेक्ट होती जाती है, कोई मतलब नहीं निकलता है, और बाद में रखे रखे पढ़ ही रह जाते हैं, आप पढ़ भी नहीं पाते हैं। लेकिन जब नोट्स बनाते हैं, लिखते हुए चलते हैं, तो वही आपके दिमाग में होता है और वही मेन चीज होता है। बाकी कुछ चीजें मैटर जो होता है, ढेर सारे मैटर आजकल देखिए, एक ही टॉपिक पे आपको 50 मैटर लोग दे देते हैं, कितना पढ़ेंगे आप। सामग्रियों का जो ढेर सारा चीजें मार्केट में होना ना, इसने भी बच्चों को सिलेक्शन से दूर कर दिया है। मार्केट में जाते हैं, आप देखते हैं रंग बिरंगे किताबें देखते हैं, ढेर सारी चीजें। आपके पास हिस्ट्री की बुक है, आप जाएंगे रंग बिरंगा देख करके 4 किताब और लेके चले आएंगे, पन्ना पलटेंगे, 2 फैक्ट नजर आएगा कि तो बड़ी नया मजेदार फैक्ट लग रहा है, उसको खरीद करके लेके चले आएंगे, सब धरा का धरा रह जाता है, आप पढ़ नहीं पाते। तो सामग्रियों का सिलेक्शन मस्ट है, और सामग्रियों के सिलेक्शन में बार बार बोलता हूं कि पहले मेरे नोट्स को चढ़ जाइए। अगर आप इतना चढ़ जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई होगा, और उतना ही आपको आर से पार कर देगा, सिलेक्ट हो जाएंगे, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी कक्षाओं को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पुरातात्विक जो अध्ययन सामग्री है उस पर मैंने विश्लेषण किया था। हम लोगों ने देखे थे टीले, देखे थे टीले से क्या जानकारी प्राप्त होती है, फिर अभिलेख हम लोगों ने देखे, सिक्के देखे, स्मारक देखे, उसके अलावा मैंने बताया चित्रकला और मूर्तिकला जैसी चीजें, मृदभांड और उपकरण जैसी चीजों से भी हमें प्राचीन इतिहास के अध्ययन में महत्वपूर्ण मदद मिलती है। अध्ययन सामग्री के रूप में उनका योगदान है। एक चीज बचा हुआ है कि जो पुरातात्विक अध्ययन सामग्री है उनका क्या महत्व है और उनकी क्या सीमाएं हैं। मेंस के दृष्टिकोण से है कि पुरातात्विक अध्ययन सामग्री को क्या हम निष्पक्ष रूप से या निरपेक्ष रूप से अध्ययन सामग्री के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे आप। तो उसी चीजों को हम लोग 2 बिंदुओं में देख लेंगे, ताकि प्रश्न जैसे भी घुमा फिरा करके पूछेगा, आप 2 ही पॉइंट्स इसमें आना है, या तो इंपॉर्टेंसी या तो उसके लिमिटेशंस, या महत्व या उसकी सीमाएं। यही चीजें आपको सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको मैनिपुलेट करके लिख देना है कि क्या चीजें मांग रहा है, वो चीजें लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो हेडिंग डाल लीजिए, पुरातात्विक अध्ययन सामग्री का महत्व एवं उसकी सीमाएं। पुरातात्विक अध्ययन सामग्री का महत्व, अध्ययन सामग्री का महत्व, सामग्री का महत्व एवं उसकी सीमाएं, महत्व एवं उसकी सीमाएं। हालांकि मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कशन किया है इस पे, आप बताइए। पहले हम लोग महत्व लिख लेते हैं। महत्व ABCD करके लिखे, 3-4 बिंदुओं में लिखे। जब हम लोग पुरातात्विक अध्ययन सामग्री के महत्व की बात करते हैं, तो मैं बताऊं कि पुरातात्विक अध्ययन सामग्री हमारे प्राचीन इतिहास के जानने के कालक्रम में, एक लंबे कालक्रम पे हमें कई सारी जानकारियां प्राप्त करता है, प्रदान करता है, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और कुछ कालखंड तो ऐसे हैं प्राचीन इतिहास के जिसमें सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक अध्ययन सामग्री ही हमारे लिए उस काल के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत है। बाकी के कालखंडों के बारे में जब जैसे कि साहित्यिक स्रोत भी मिलने लगते हैं, उसके बाद ही पुरातात्विक अध्ययन सामग्री हमारे लिए महत्वपूर्ण बने रहते हैं, क्योंकि कई सारे चीजों की पुष्टि साहित्यिक स्रोतों में जो की गई है, हम पुरातात्विक अध्ययन सामग्री के आधार पर करते हैं। तो पहला महत्व लिख लीजिए, नंबर 1, कि मानव इतिहास के अधिकांश भाग के अध्ययन के लिए
अध्ययन के लिए इसी स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है। क्लियर है? तो मानव काल के अधिकांश भाग, मैक्सिमम मैंने बताया। इसके अलावा इसी में लिखेंगे हम लोग दूसरा पॉइंट, इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखे कि भारतीय इतिहास का कुछ कालखंड ऐसा है जहां 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 केवल पुरातात्विक स्रोत ही मौजूद है। इसी में लिखेंगे साहित्यिक स्रोत मिलने के बावजूद, साहित्यिक स्रोत मिलने के बावजूद पुरातात्विक स्रोत भी महत्वपूर्ण बने रहते हैं, जैसे मौर्य काल, मौर्योत्तर काल का इतिहास। हालांकि पूरा गुप्त काल तक हम लोग देख सकते हैं, लेकिन मौर्य और मौर्योत्तर काल साहित्यिक स्रोत तो मिलते हैं, लेकिन उसके बाद भी पुरातात्विक स्रोत बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस काल के बारे में जानने के लिए। तो साहित्यिक स्रोत उपलब्ध होने के बाद भी पुरातात्विक स्रोत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट में हम लोगों ने 3 बिंदुओं को लिखा। दूसरा पॉइंट लिखे, कहते हैं कि जो पुरातात्विक, ए लिखे हैं ना, बी कर लीजिएगा, यहां पे ए भी लिखे। एक तरफ कहा जाता है कि जहां साहित्यिक स्रोत विषयनिष्ठ हो जाता है वस्तुनिष्ठ के बजाय, वहीं पुरातात्विक स्रोत वस्तुनिष्ठ बना रहता है। यहां वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है निष्पक्ष बना होता है, जबकि साहित्यिक स्रोतों के मैंने बताया कि बहुत निष्पक्ष नहीं होते, क्योंकि जब कोई व्यक्ति लिखता है तो उसका जो विचार है, उसका मनोभाव है, कहीं ना कहीं उस साहित्य पे स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो जाता है, या उसमें कहीं ना कहीं वो मनोभाव आ ही जाते होंगे, जबकि पुरातात्विक स्रोत के रूप में ऐसा नहीं होता। तो इसलिए माना जाता है कि साहित्यिक स्रोतों के मुकाबले जो पुरातात्विक स्रोत है ज्यादा वस्तुनिष्ठ होते हैं। तो यहां पे लिख लेंगे आप लोग कि साहित्यिक स्रोत के मुकाबले पुरातात्विक साक्ष्य अपने स्वरूप में अधिक वस्तुनिष्ठ होता है, समझ रहे हैं? 2 चीजें होता है, मैंने कभी आप लोगों को समझाया है किसी क्लास में। एक होता है वस्तुनिष्ठ और एक होता है विषयनिष्ठ। विषयनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है कि जो चीजें निष्पक्ष हों, जो तथ्य हैं, फैक्ट हैं, उसे बोला जाता है वस्तुनिष्ठ, जिसमें निष्पक्षता हो, किसी चीज से प्रभावित न हो, इसमें होता है निष्पक्षता। जब विषयनिष्ठ की बात करते हैं तो माना जाता है, हालांकि ये नहीं कह सकते कि सारे साहित्यिक स्रोत निष्पक्ष नहीं है, निष्पक्ष होते हैं ये भी, लेकिन इसमें निष्पक्षता का भाव कहीं ना कहीं कम होता है, क्योंकि ये विचारों से, मनोभावों से प्रभावित होते हैं। ठीक, ध्यान रखिए। अब सवाल उठता है कि सभी साहित्यिक स्रोत ऐसे होते हैं, तो होगा इसका जवाब नहीं, क्योंकि जो साहित्य है उसे भी हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। साहित्य भी एक विषयनिष्ठ होता है, एक वस्तुनिष्ठ होता है। क्लियर है? जैसे राजतरंगिणी को माना जाता है कि ज्यादा निष्पक्ष लिखा गया है। राजतरंगिणी से पहले के जो साहित्य है वो माना गया विषयनिष्ठ विचारों से, भावों से, जैसे लोग धर्म प्रधान व्यक्ति था, ऐसे धार्मिक चीजें, कई सारी चीजें इसमें डाल दिए गए अपने विचार। तो मानते हैं कि जो पुरातात्विक स्रोत है वो वस्तुनिष्ठ यानी निष्पक्षता के करीब, उसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं हो, जो उपकरण है, हथियार है, अभिलेख है, वो माना जाता है कि वो चीजें, वस्तुनिष्ठता इसमें ज्यादा होती है साहित्यिक स्रोतों के मुकाबले। 2 हो गया महत्व, 4 पॉइंट में कम से कम लिखे। तीसरा लिखे, एक चीज कहा जाता है कि जहां पे
तीसरा सी हो जाएगा ना। कहते हैं कि पुरातात्विक सामग्रियों में मानवीय हस्तक्षेप की संभावना कम होती है, जबकि साहित्यिक सामग्रियों में मानवीय हस्तक्षेप की संभावना अधिक होती है। मानव कई प्रकार से वहां पे हस्तक्षेप कर सकता है, बाद में चल करके साहित्यिक रचना को बदल सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है, संशोधन कर सकता है। इसके अलावा मानव जो विचार है वो भी कहीं न कहीं साहित्यिक जो है कि साहित्य को कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं, लेकिन पुरातात्विक स्रोतों में ये संभावना कम होती है। तो इसीलिए बोलते हैं कि पुरातात्विक सामग्रियों में मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश कम होती है। मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश कम होती है, गुंजाइश कम होती है। एक चीज और मैंने बताया कि जो साहित्यिक स्रोत रहे, जो आरंभिक साहित्यिक स्रोत रहे, उनका ज्यादातर फोकस रहा अभिजात वर्गों पे, कुलीन वर्गों पे। लेकिन जहां पुरातात्विक स्रोत की बात है तो उसमें ये चीजें नहीं देखी जाती कि अभिजात या कुलीन वर्ग, समाज के सभी वर्गों को लेकर के यहाँ पे चीजें की जाती। तो यहाँ पे हो जाएगा कि इसमें उच्च और निम्न वर्ग में कोई भेद नहीं किया गया। पुरातात्विक जहां साहित्यिक स्रोतों में, आप पूरा लिखिएगा, मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं लेकिन आप पूरा लिख लीजिएगा कि पुरातात्विक सामग्रियों में मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश कम होती है। फिर चौथा पॉइंट लिख लीजिएगा कि प्राचीन काल का साहित्यकार कुलीन और अभिजात वर्ग पर, अभिजातियों पर केंद्रित था, वहीं पुरातत्व उच्च एवं निम्न वर्ग के बीच कोई भेद नहीं करता, आप पूरा लिखिएगा, ठीक। मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए कम लिखना चाहता हूं। कोई भेद नहीं करता है। कहने का मतलब ये कि जहां प्राचीन काल का जो साहित्यकार है वो कुलीन और अभिजात वर्ग पे फोकस करता है, केंद्रित करता है, हम लोगों ने देखा भी था। लेकिन वही जो पुरातत्व है उच्च और निम्न वर्ग में कोई भेद नहीं करता, सबके लिए समान दृष्टिकोण लेकर के जो भी चीजें मिली बनी वो सारी चीजें उच्च और निम्न वर्ग में कोई भेद नहीं करती। तो ये तो हो गया महत्व। लेकिन महत्वों के बावजूद भी मैंने बताया कि पुरातात्विक स्रोतों को हम एब्सोल्यूट पूरी तरीके से सत्य नहीं मान सकते, इनकी भी कुछ सीमाएं हैं। तो इन सीमाओं को भी हम लोग 3-4 बिंदुओं में देख लेते हैं। सीमाएं। अब सवाल उठता है कि जहां बोलते हैं कि जो पुरातत्व सामग्रियां होती हैं वो वस्तुनिष्ठ होती हैं, उसमें निष्पक्षता ज्यादा होती है। ये सही है कि पुरातात्विक सामग्रियां वस्तुनिष्ठ होती हैं, लेकिन जो पुरातात्विक सामग्रियां मिलती हैं उस पर इतिहासकार जो अपने विचार देता है वह तो वस्तुनिष्ठ नहीं होगा। अब कोई इतिहासकार कोई विचार या पुरातत्वविद कोई विचार उस सामग्रियों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहता है या किसी निष्कर्ष पे पहुंचता है तो स्वाभाविक सी बात है वो अपने विचारों से प्रभावित होगा, तो कहीं न कहीं वह भी वस्तुनिष्ठ का बजाय विषयनिष्ठ हो जाएगा। तो यहां पे एक लाइन में लिख लीजिए कि भले ही पुरातात्विक सामग्रियां अपने स्वरूप में वस्तुनिष्ठ हो, परंतु उनके आधार पर लिया गया निष्कर्ष व्यक्तिनिष्ठ या विषयनिष्ठ ही होता है। इसी को व्यक्तिनिष्ठ भी बोलते हैं। पहली सीमा कि ठीक है पुरातत्व सामग्रियां अपने स्वरूप में तो वस्तुनिष्ठ होती हैं, लेकिन उनके आधार पर जब हम कोई निष्कर्ष लेते हैं तो वो विषयनिष्ठ हो जाता है, क्योंकि हम अपने मनोभाव, विचारों, सोच के आधार पर हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो पहली लिमिटेशन है, और इसीलिए कहा जाता है कि ये सामग्रियां भी अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है। दूसरी चीज यह कहा जाता है कि साहित्यिक सामग्रियों में छेड़छाड़ हो सकता है, मानवीय हस्तक्षेप हो सकता है, पुरातात्विक सामग्रियों में हस्तक्षेप नहीं हो सकता। तो यहां कहा जाता है कि पुरातात्विक सामग्रियों में भी मानवीय हस्तक्षेप हो सकता है। जैसे आप लोगों को पता है कि अशोक के कई अभिलेख एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए गए। तो यहां पे लिख लीजिए दूसरा पॉइंट कि पुरातात्विक सामग्रियों में भी मानवीय हस्तक्षेप संभव है, जैसे अशोक के कई अभिलेख
मूल स्थान से हटा दिया गया, मूल स्थान से हटा दिया गया। एक एग्जाम्पल ये है। एक एग्जाम्पल अगर और देखना है तो आपको पता है कि हड़प्पा काल में जब रेल लाइन बिछाई जा रही थी तो जो ईंटें मिले, फिर कई जगहों पे ईंटों को चोरों ने चुरा लिया। तो यह भी पुरातात्विक सामग्री को क्या हो गया, मानवीय हस्तक्षेप मिला, हटा दिया गया। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज है, कहते हैं कि जो अभिलेख रहे पुरातत्व के, इसमें राजकीय जो अभिलेख रहा, यह आरोप लगाया जाता है कि राजकीय अभिलेख को लेकर के कहा गया कि जो अभिलेख है, जैसे साहित्य के ऊपर हम यह आलोचना करते हैं कि यह एक वर्ग को लेकर के साहित्यिक रचनाएं की गई, वैसे कहा गया कि राजकीय अभिलेख भी ऐसे रहे जिसपे किसी विशेष वर्ग को ही टारगेट करके अभिलेख लिया गया, यानी विशेष वर्ग को ही लक्षित किया गया राजकीय अभिलेखों में। तो कहा गया कि राजकीय अभिलेख साहित्य की तरह एक वर्ग विशेष के दृष्टिकोण को व्यक्त करता है, चौथा पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक चीज और कि पुरातत्व के रूप में जो सामग्रियां हमें मिलती हैं, फिर उन सामग्रियों को आधार बना करके हम अध्ययन करते हैं। लेकिन हमें यह भी जानना चाहिए कि बहुत सारी ऐसी सामग्रियां रही होंगी जो आदि मानवियों के द्वारा त्याग दी गई होंगी, उनका कोई मतलब नहीं है, और उन त्यागे हुए सामग्रियों को भी हम आधार बना करके एक निष्कर्ष पे पहुंचने का प्रयास करते हैं जो एक्चुअल में त्याग दी गई। उसके बाद भी, जैसे मान लीजिए कि अभी सती प्रथा के एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे अभी हम लोगों को पता है कि सती प्रथा की जो शुरुआत हुई, फिर उसके बाद अंत हुआ, सारी इतिहास हम लोग जानते हैं कि अंत हो गया। लेकिन सपोज करिए कि सती प्रथा को लेकर के हमारे पास कोई साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, हमारे पास पुरातात्विक कुछ साक्ष्य मिलते हैं सती प्रथा को लेकर के, और बाद में पता चलता है कि सती मान लीजिए हुई, उसके बाद उन्होंने त्याग दिया सती प्रथा को। लेकिन सती प्रथा को लेकर के जो हमारे पास पुरातात्विक स्रोत मिलेंगे, हम उससे यही निष्कर्ष पे निकालेंगे कि यहाँ पे सती प्रथा प्रचलित थी, एक्चुअल में वो त्यागी जा चुकी है। लेकिन हम निकाल लेंगे कि निष्कर्ष कि ये सती प्रथा यहाँ पे प्रचलित थी, चली आ रही। कहने का मतलब यही है कि जो पुरातात्विक अध्ययन सामग्री को आधार बना करके हम अध्ययन करते हैं, उसमें प्राप्त बहुत सारी ऐसी चीजें रही होंगी जिनको आदि मानव के द्वारा, यानी पूरा पाषाण काल और उस काल के दौर में त्याग दी गई होंगी, उनको कोई प्रयोग नहीं किया होगा, त्याज्य होगा। लेकिन उसके बाद भी हम मान ले रहे हैं कि ये चीजें उसमें रही होगी, जबकि वो चीजें वहीं पे त्याग करके हम आगे बढ़ जाते हैं, है ना, वो आगे बढ़ जाते हैं, त्याग दिया और आगे बढ़ गए, लेकिन हमें लगा कि नहीं वो कंटिन्यू चला रहा है। तो ये चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ऐसे लिख लीजिए, जिन पुरातात्विक सामग्रियों को महत्वपूर्ण समझकर हम उनका विश्लेषण करते हैं, तो इन सामग्रियों का एक बड़ा भाग ऐसा होता है जो आदि मानवों के द्वारा परित्याग कर दिया गया होता है, क्लियर है यहाँ पे। तो ये इसकी लिमिटेशन से पुरातात्विक अध्ययन सामग्री, उम्मीद है समझ गए होंगे। तो यहां तक हम लोगों ने अध्ययन स्रोतों का हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, और अध्ययन स्रोत को लेकर के अभी जैसे साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों पे हम लोगों ने डिस्कशन किया। फिर जैसे जैसे हम लोग टॉपिक पे बढ़ेंगे वहां पे हम लोगों को स्रोतों के बारे में डिस्कशन करना होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये बेसिकली स्रोतों का एक हम लोग विश्लेषण कर रहे थे। यहाँ से आपको एक प्रश्न मिल ही जाएगा, हर साल आपको मिल जाएगा, मेंस में ऑप्शन में एक प्रश्न आपको मिल जाएगा। तो अध्ययन स्रोतों का हम लोगों ने विश्लेषण किया। फिर जो टॉपिक जैसे वैदिक काल पढ़ेंगे तो वैदिक काल में फिर हम लोग देखेंगे कौन कौन से स्रोत हैं वैदिक काल के बारे में जानने के लिए।
ऐसी जो जो कालखंड हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ स्रोतों का एक अलग अध्ययन भी हम लोग साथ में ही करते हुए आगे बढ़ेंगे कि यहाँ पे ये स्रोतें उपलब्ध है इस काल को जानने के लिए। हालांकि उन स्रोतों के बारे में हम लोगों ने पहले कि जो मैंने क्लास लिया है इतिहास का, उसमें मैंने डिटेल में स्रोतों पे ही मैंने शुरू किया है कि इस काल के अध्ययन के स्रोत क्या क्या है। इस तरीके से मैंने पूरे इतिहास को पढ़ाया है। एंशिएंट हिस्ट्री की जो इससे पहले की जो नेट जेआरएफ और सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें थी वहां पे। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग खंड 1 शुरू करेंगे और देखेंगे कि क्या अध्ययन का तरीका होगा और कैसे हम लोग बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।